अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है शुक्रवार, तारीख है 14 अप्रैल 2023। विषय है चुनावों के लिए सरकारी फंडिंग जरूरी। यह आलेख लिखे हैं वरुण गांधी, जो एक सदस्य हैं लोकसभा के। साल 2009 के भारतीय आम चुनाव में राजनीतिक दलों ने $2 अरब खर्च किए। यह आंकड़ा 2014 में 5 अरब और 2019 तक 8.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत का पिछला आम चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। यह अमेरिकी आंकड़े से भी आगे निकल गया, जहां 2016 के चुनाव में 6.5 अरब डॉलर खर्च हुए थे। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ के अनुसार भारत में इस खर्च का 10 से 12% हिस्सा मतदाताओं को सीधे नकद भुगतान के रूप में है। हमारे यहाँ चुनाव खर्च को लेकर राज्य वित्त पोषण का मामला पहले से विचारणीय रहा है। इस पर नए सिरे से ध्यान देने की जरूरत है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR के अनुसार 2021-22 में राष्ट्रीय दलों की आय का 60% अज्ञात स्रोतों से आया। यह राशि 2,172 करोड़ रुपये से अधिक है। वित्त वर्ष 2004-05 और 2021-22 के बीच राजनीतिक दलों द्वारा 17,249 करोड़ रुपये अज्ञात स्रोतों से जुटाए गए। इसमें दो राय नहीं है कि चुनिंदा सुधारों के बावजूद दशकों से देश में चुनावी खर्च में पारदर्शिता की कमी रही है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C के मुताबिक राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से अधिक के किसी भी योगदान का दस्तावेज चुनाव आयोग से साझा करना होता है। साल 1968 में इंदिरा गांधी की पहल पर राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट चंदे पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसे 1985 में फिर वैध कर दिया गया। वर्ष 1979 तक राजनीतिक दलों को आय और संपत्ति करों से भी छूट हासिल थी। हालांकि वे वार्षिक रिटर्न दाखिल करते थे और 10,000 रुपये से अधिक के दान और उसके दाताओं की पहचान का खुलासा करते थे। इस मामले में बाद में संशोधनों ने निगमों और राजनीतिक दलों को गोपनीयता को सामान्य नागरिकों के सूचना के अधिकार पर प्राथमिकता दी है। जाहिर तौर पर इससे तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की हमारी क्षमता प्रभावित हुई है। राजनीतिक दलों को अब आयकर विभाग और चुनाव आयोग को वार्षिक आय व्यय ब्यौरा देने तो जरूरी है, लेकिन वे स्रोतों का विस्तृत विवरण देने के लिए बाध्य नहीं है। उम्मीदवारों के लिए तो खर्च की सीमा तय है, लेकिन दलों के लिए यह असीमित है। यह स्थिति राजनीतिक खर्च को लेकर कई संशयों का जन्म देती है। अमेरिका में चुनाव अभियान के खर्च के लिए दलों और उम्मीदवारों को वित्तीय मदद की परिभाषित सीमाएं हैं, जबकि चुनाव अभियान का खर्च ऐसी किसी सीमा से मुक्त है। निगमों और श्रमिक संघों को उम्मीदवारों को सीधे वित्तीय मदद देने की मनाही है। इटली में राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट योगदान के लिए वार्षिक रिपोर्ट में इसके खुलासे के साथ बोर्ड की मंजूरी लेनी होती है। नीदरलैंड में लोगों और कंपनियों को सीमित दान और पार्टी सदस्यता राशि चुकाने में कर कटौती को प्रोत्साहनकारी प्रावधान है। हमें चुनाव के दौरान उम्मीदवारों और दलों के लिए खर्च की स्पष्ट सीमा तय करने की जरूरत है, और यह सीमा यथार्थवादी और प्रासंगिक होनी चाहिए। इसमें नियमित संशोधन भी होना चाहिए। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को रिपोर्ट यानी नाम सहित के लिए जोर दे रहा है। डिजिटल लेनदेन की
अनिवार्यता के साथ 2,000 रुपये से ऊपर के दान का स्वागत किया जाना चाहिए। ऐसे प्रावधानों से छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए खेल का मैदान न्यायपूर्ण हो जाएगा। इस मामले में चुनावी बॉन्ड रामबाण साबित नहीं हुआ है। साल 2018 में इस योजना को वित्त अधिनियम 2017 के जरिए पेश किया गया था। इससे लोगों, संस्थाओं या कंपनियों द्वारा ब्याज मुक्त चुनावी बॉन्ड की खरीद का रास्ता खोला गया था। इसमें न तो क्रेता और न ही राजनीतिक दल को यह बताना जरूरी है कि दान किसे दिया गया है। बॉन्ड को धारा 29C से भी बाहर रखा गया है, जबकि कंपनियों को कुल लाभ के संबंध के बिना दान करने की इजाज़त दी गई है। यह वैधानिक आवश्यकता भी हटा दी गई है कि कंपनी अपनी सालाना रिपोर्ट में उन दलों का जिक्र करें जिन्हें उन्होंने दान दिया है। यह यकीनन अतिरिक्त सेल कंपनियों के निर्माण को प्रोत्साहित करेगा। यह विडंबना ही है कि NGO चलाने वाले भारतीयों को विदेशी चंदे के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं, जबकि हमारे राजनीतिक दलों को कानूनन विदेशी चंदा प्राप्त करने की इजाज़त है। विदेशी फंडिंग वाली पार्टी को अपनी राष्ट्रीय वफादारी के बारे में सार्वजनिक जांच का सामना करना चाहिए। चुनाव के लिए सरकारी फंडिंग एक ऐसा विचार है जिस पर गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। यह पश्चिम में पहले से प्रचलित है। फ्रांस में दलों और उम्मीदवारों के लिए सार्वजनिक सब्सिडी 1988 में शुरू की गई थी। साथ ही वहां कॉरपोरेट दान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नीदरलैंड में 70 के दशक से सार्वजनिक सब्सिडी दी जा रही है। स्वीडन में सार्वजनिक सब्सिडी 1965 से मौजूद है। भारत के संबंध में भी यह कोई नया विचार नहीं है। वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी सहित समिति ने सिफारिश की है कि स्वतंत्र समर्थकों द्वारा चुनावी खर्च को दंडित करते हुए और दलों को कॉरपोरेट चंदे पर प्रतिबंध लगाते हुए चुनिंदा खर्चों के लिए राज्य वित्त पोषण करे। साल 1993 में CII ने विशेष उपकर या उद्योगों द्वारा चुनाव निधि पूल में योगदान के जरिए चुनाव के लिए राज्य वित्त पोषण की सिफारिश की थी। वर्ष 1998 से आंशिक राज्य सब्सिडी भी दी गई है। राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविज़न और रेडियो नेटवर्क पर समय का आवंटन ऐसी ही पहल है। वर्ष 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति ने सिफारिश की है कि मान्यता प्राप्त दलों को मुक्त एयर टाइम देने की अनिवार्यता को निजी चैनलों तक विस्तृत किया जाना चाहिए। निजी चंदे पर निर्भरता घटाने के लिए हमें चुनावों के लिए सरकारी फंडिंग की दिशा में बढ़ाना चाहिए। साथ ही पार्टी सदस्यता को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय चुनाव कोष में दान को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसी पहल से देश में एक स्वस्थ राजनीतिक वातावरण पैदा होगा। इससे वैसे उम्मीदवारों को भी चुनाव मैदान में उतरने के लिए बढ़ावा मिलेगा जो स्वच्छ राजनीतिक और नीति निर्माण पर बहस को आगे बढ़ाने को लेकर गंभीर हैं। चुनावी बॉन्ड को चुनौती देने वाले दावों को संविधान पीठ को भेजने पर सर्वोच्च न्यायालय में विचार चल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भारत में हर विधायक अपने करियर की शुरुआत झूठे रिटर्न फाइलिंग से करता है। लोकतंत्र की शुचिता के लिए ठोस व ईमानदार पहल समय की मांग है। अगला आलेख है वैश्विक ऋण की समस्या। ऐसे कम से कम 21 देश हैं जो अपने कर्ज के किस्तों को या तो चुका पाने में असमर्थ हो रहे हैं या फिर उन कर्जों को फिर से तय करने का आग्रह कर रहे हैं ताकि फिलहाल उन्हें कुछ राहत मिल सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि G20 समूह के
अध्यक्ष होने के नाते भारत की यह मुख्य प्राथमिकता होगी कि इस ऋण संकट का ठोस समाधान निकले। यह बात उन्होंने अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में इस मुद्दे पर हुई बैठक के सह प्रमुख के रूप में कही। बैठक के अन्य दो सह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के मुखिया थे। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले भारत में हुई G20 समूह के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में भी इस मसले पर चर्चा हुई थी। हाल के समय में कोरोना महामारी से उत्पन्न चुनौतियों, आपूर्ति श्रृंखलाओं में अवरोध, विभिन्न भू-राजनीतिक संकट तथा रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण पैदा हुए खाद्य एवं ऊर्जा संकट ने वैश्विक संप्रभुता ऋण की समस्या को गंभीर बना दिया। बीते सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने जानकारी दी थी कि 15% निम्न आय वाले देश कर्ज के बोझ में दब चुके हैं और उन्हें तत्काल राहत मुहैया कराने की जरूरत है। ऐसे अन्य 45% देश संकट के कगार पर हैं तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं में 1/4 देश के सामने खतरा गंभीर होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से बहुत से देश आगामी दिनों में कर्जों की पुनर्संरचना की मांग कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए किस्तों को तय पर चुका पाना मुश्किल होता जा रहा है। पहले से ही राहत के अनेक आवेदन वैश्विक संस्थाओं तथा वैसे बड़े देनदार देशों के सामने लंबित हैं। उनके निपटारे में हो रही देरी से उन देशों की हालात और ख़राब हो रही है। अपने आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश में वैसे देशों को या तो अनुदान मांगना पड़ रहा है या नए कर्ज हासिल करने की जुगत लगानी पड़ रही है। चूँकि उनकी हालात ठीक नहीं है तो उनके लिए नए ऋण मिलना भी मुश्किल है। उदाहरण के लिए हम अपने दो पड़ोसी देशों श्रीलंका और पाकिस्तान को देख सकते हैं। इस संकट के समाधान की राह में सबसे बड़ी बाधा यह है कि विकसित पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं और बहुपक्षीय बैंकों तथा चीन के बीच ऋण पुनर्संरचना के तौर तरीकों को लेकर गहरे मतभेद है। कई संकटग्रस्त देशों को चीन ने बहुत कर्ज दिया है, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। सीतारमण ने सूचनाओं के आदान प्रदान और पारदर्शिता पर जोर देते हुए देनदारों के मतभेदों को दूर रखने का आग्रह किया है। अगला आलेख है डॉक्टर अंबेडकर और पूना पैक्ट के वर्तमान मायने। यह आलेख लिखे हैं केसी त्यागी जो पूर्व सांसद हैं और एक पंकज चौरसिया जो शोधार्थी जामिया मिलिया इस्लामिया के हैं। भारतीय संविधान के शिल्पकार, आधुनिक भारतीय चिंतक, समाज सुधारक एवं भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए नई पीढ़ी के लिए यह जानना आवश्यक होगा कि संविधान में जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नीति लगाई गई थी उसके पीछे संघर्ष की एक लंबी यात्रा रही है। वर्ष 1993 में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुए पूना पैक्ट समझौते को वर्तमान परिदृश्य में देखना आवश्यक है, ताकि नई पीढ़ी दोनों के बीच जाति के सवाल पर वैचारिक टकराव के अंतर्विरोधों को समझ सकें। कई ऐसे महापुरुष हैं जिनके विचारों पर राजनीतिक पार्टियां एक मत नहीं हैं, जिससे वैचारिक टकराव की स्थिति बनी रहती है, किंतु डॉक्टर अंबेडकर ऐसे व्यक्तित्व हैं
जिनके सामाजिक न्याय के विचार को लेकर सभी राजनीतिक दल सहमत हैं। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि भारतीय समाज के भीतर समतावादी न्याय को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को बरकरार रखा जाना चाहिए, लेकिन जाति व्यवस्था सामाजिक न्याय स्थापित करने में सबसे बड़ी बाधा है। जाति व्यवस्था के कारण ही 1932 में पूना पैक्ट की नींव पड़ी। वर्ष 1917 में पहली बार दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग उठी और 1930 में गोलमेज सम्मेलन के दौरान इस मांग ने और जोर पकड़ा। वर्ष 1932 में ब्रिटेन सरकार ने इसे मान लिया। इस निर्णय को महात्मा गांधी ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि यह नीति हिंदुओं में फूट डालने के लिए लाई गई है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि विधायी निकायों में दलित समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग निर्वाचक मंडल आवश्यक है। महात्मा गांधी इसे एक सामाजिक मुद्दे के रूप में देख रहे थे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर इसे राजनीतिक मुद्दे के रूप में देख रहे थे। इतिहासकार प्रबोधन पॉल के अनुसार अंबेडकर की जाति की व्याख्या दलित प्रश्न के विषय पर आधारित थी, न कि सामाजिक विषय के रूप में। जैसा कि गांधी जाति को सामाजिक दृष्टिकोण से देख रहे थे, अंबेडकर ने जोर देकर कहा, भारत के आधुनिक इतिहास में पहली बार जाति एक राजनीतिक मुद्दा है जिसे केवल सामाजिक परिवर्तनों से हल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि जब तक उत्पीड़ित वर्ग इससे बराबर के भागीदार नहीं होंगे, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र अर्थहीन है। पूना पैक्ट ने भारतीय मुक्ति संग्राम के दो सबसे प्रमुख नेताओं को एक साथ ला दिया, जो दलित अधिकारों पर असहमत थे। विरोधियों का दावा है कि इस आरक्षण प्रणाली ने दलितों को पर्याप्त संसाधन और सफलता पाने का पूर्ण अवसर नहीं दिया है। अंबेडकर के अनुसार उत्पीड़न वर्गों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की शक्ति लोकतंत्र की पूर्ण क्षमता को साकार करने की कुंजी थी। महात्मा गांधी का मानना था कि किसी भी शोषणकारी व्यवस्था का सुधार तभी किया जा सकता है जब शोषक का विचार बदल जाए। आज अनुसूचित जाति की उनकी जनसंख्या के आधार पर संसद और विधायकों में अनुपातिक संख्या है। अनुसूचित जाति विशेष रूप से किसी एक क्षेत्र में केंद्रित नहीं है, जिसका अर्थ है कि वे इन सीटों में से अधिकतर में अल्पसंख्यक हैं। यह इंगित करता है कि अधिकतर मतदाता अनुसूचित जातियों के नहीं हैं और चुनाव में उनका प्रभाव निर्णायक होता है। लेकिन उस लोकसभा में निर्वाचित हुए सांसद का ध्यान दलितों की समस्याओं पर न होकर अन्य मुद्दों पर रहता है, ताकि वह आगामी चुनाव पुनः जीत सके। ऐसी व्यवस्था दलितों को वास्तविक नेतृत्व से वंचित करती है और इसका परिणाम संपूर्ण दलित समुदाय को भुगतना पड़ता है। दलितों पर हो रहे हमलों पर भी दलित नेता चुप रहते हैं। कई दलित राजनेताओं और विचारकों का मानना है कि मौजूदा व्यवस्था पूना पैक्ट के मूल प्रस्ताव से बहुत अलग है। उनका मानना है कि डॉक्टर अंबेडकर पूना समझौते के दोष और इसके परिणाम को जानते थे, इसलिए 1949 में संविधान का मसौदा तैयार करते समय अंबेडकर ने दलित मतदाता और बस्ती का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया जा सका। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप में उत्पीड़ित जातियां, विशेष रूप से दलित, आदिवासी एवं अति पिछड़ी जातियां अभी भी समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की आशा में हैं। हमें सभी वर्गों के न्याय के लिए प्रतिनिधित्व की अनुपातिक प्रणाली के बारे में विचार करने की आवश्यकता है, ताकि सभी प्रकार के
वंचित जातियों जैसे शिल्पकार, बुनकर, हुनरमंद और बागवानी आदि करने वाली जातियों को उचित प्रतिनिधित्व हासिल हो सके और डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाया जा सके। अगला आलेख है हमारी फसलों के सम्मान का पर्व है सतुआनी। यह आलेख लिखे हैं रविशंकर उपाध्याय जो एक लेखक हैं। हिंदी माह वैशाख हमारी उत्सव धर्मिता का प्रतीक माह है। इस महीने जहां पंजाब और हरियाणा में वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, वहीं बिहार और झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में लोग सतुआनी का पर्व मनाते हैं। मिथिला इलाके में जुड़शीतल, बंगाल में पोहेला या पोयला वैशाख, असम में बोहाग बिहू, केरल में विशु, ओडिशा में महाविषुव संक्रांति और उत्तराखंड में विखोरी महोत्सव मनाया जाता है। वैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं। इस कारण इस दिन को मेष संक्रांति भी कहते हैं। वास्तव में इन सभी उत्सवों के साथ कहीं न कहीं हमारी खेती किसानी संबंधी खुशियों के अवसर और सामाजिक परंपराएं जुड़ी हुई हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वैशाख माह में ही गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। उनके सम्मान में इस दिन गंगा नदी में स्नान की भी परंपरा है। हरिद्वार और ऋषिकेश के साथ देश भर में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ उमड़ती है। वैसाखी को रबी की फसल की कटाई शुरू होने की खुशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से गेहूं, तिलहन, गन्ने आदि की फसल की कटाई शुरू हो जाती है। बिहार, झारखंड और पूर्वांचल में मनाया जाने वाला पर्व सतुआनी एक विशेष खाद्य पदार्थ की महत्ता को लेकर मनाया जाने वाला पर्व है। सतु यानी अनाज को भूनने के बाद पीसकर बनाया गया खाद्य पदार्थ। इस दिन सत्तू और आम को विभिन्न रूपों में खाने की परंपरा है। इसका कारण है कि इसी महीने में गेहूं, जौ, चना आदि अनाज खेतों से हमारे घरों में आते हैं। इस माह के दौरान आम के टिकोले भी पेड़ों पर आ जा गए होते हैं। इसी वजह से कोई सत्तू और आम की चटनी का स्वाद लेता है तो कोई सत्तू के पराठे और आम के बने आम गुरे का आनंद लेता है। मिथिला क्षेत्र में यह दिन जुड़शीतल के रूप में मनाया जाता है। यह मैथिली पंचांग का पहला दिन होता है। इस दिन परिवार के सदस्यों को सत्तू, जौ और अन्य अनाजों से प्राप्त आटे का भोजन कराया जाता है। आज के दिन गंगा या किसी नदी में स्नान के बाद सत्तू का भोग लगा और पूजा कर लोग इस उत्सव को मनाते हैं। सत्तू के इतिहास को काफ़ी पुराना है। सत्तू का इतिहास भी काफ़ी पुराना है। महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी के साथ पाली साहित्य में सत्तू के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। जातक कथाओं में शामिल सत्यभस्त जातक में बताया गया है कि सत्तू भगवान बुद्ध के समय भी खाया जाता था। एक और जातक कथा कुम्मा संपिंड जातक में बताया गया है कि सत्तू को कुलमास भी कहा जाता था। यह कम आय वाले लोगों का महत्वपूर्ण आहार था। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी के अनुसार सबसे पहले सत्तू चावल को भूनकर बनाया गया था, जिसे उन्होंने उदमंथ संबोधित किया है। पाणिनि के मुताबिक लोग सत्तू को पानी में मिलाकर खाया करते थे। आज भी गर्मी के मौसम में सत्तू के सेवन की परंपरा है।
कोई सत्तू को शरबत बनाकर पीता है तो कोई उसका स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खाता है। सत्तू को इतना पसंद किए जाने के पीछे का कारण केवल इसका स्वाद नहीं है, बल्कि सेहत से जुड़े कई अनमोल लाभ भी हैं। गर्मी के मौसम में सूरज सुबह से ही अपनी रो में रहते हैं, सो इस मौसम के लिए हल्के और सुपाच्य खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। सत्तू ऐसा खाद्य पदार्थ होता है जिसे संपूर्ण आहार माना जाता है। चने का सत्तू गर्मी में पेट की बीमारी और तमाम तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सत्तू में फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च और अन्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। यदि आप चने के सत्तू को पानी, काला नमक और नींबू के साथ घोल कर पीते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इतना ही नहीं, गर्मी में इसका सेवन पेट को ठंडा रखता है। चने के सत्तू के साथ जौ, मूंग और सोया मिला लेने से यह सेहत के लिए कहीं अधिक लाभदायक हो जाता है। सत्तू में रक्त साफ करने का गुण भी होता है, सो इसके सेवन से खून की गड़बड़ियाँ दूर होती हैं। वैसे तो आप सत्तू को ठोस और तरल दोनों रूप में ले सकते हैं, पर यदि आप खाने के शौकीन हैं तो सत्तू से कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी बना सकते हैं, जैसे सत्तू की कचौड़ी, सत्तू का पराठा, सत्तू का लड्डू, नमकीन या मीठा शरबत। तो चलिए खेती किसानी और स्वास्थ्य से जुड़े इन पर्वों को पूरे उत्साह से मनाते हैं। अगला आलेख है देश दुनिया से। विकास के मूलभूत सिद्धांत पुनर्भाषित हों। विकास के मूलभूत सिद्धांत पुनर्भाषित हों। कोविड-19 के बाद सुस्त हुई अर्थव्यवस्था और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण विश्व पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभावों जैसे हालिया संकटों का असर कहीं भी इतना महसूस नहीं किया गया जितना विकासशील दुनिया महसूस कर रही है। एक और जहां गरीब देशों के लोग भोजन व ईंधन की उच्च कीमतों तथा अस्थिर ऋण से जूझ रहे हैं, वहीं स्कूली बच्चे महामारी के कारण हुए पढ़ाई के नुकसान से अभी भी बाहर नहीं निकले हैं। कई देशों में तो आर्थिक वृद्धि ठहर गई है। इन चुनौतियों के साथ जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी अधिक स्पष्ट होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन पर इंटरगवर्नमेंटल पैनल यानी IPCC ने अपनी हालिया रिपोर्ट में चेताया है कि दुनिया को वैश्विक तापन के कुछ और विनाशकारी परिणामों से बचने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है, जो सर्वाधिक निर्धन और कमज़ोर लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। एक साथ उत्पन्न हुए कई वैश्विक संकटों आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण खतरा बनते जा रहे हैं। ऐसे में सभी के लिए कहीं अधिक लचीले, टिकाऊ और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए विकास के मूलभूत सिद्धांतों को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है, ताकि नए अंतर्राष्ट्रीय संकटों पर ध्यान दिया जा सके। जवाबदेही, नवाचार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निजी क्षेत्र की भागीदारी आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस दशक के बाकी हिस्सों में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विकास के 2000 के दशक की तुलना में 1/3 कम रहने का अनुमान है। वर्तमान संकट ने लाखों लोगों को फिर से गरीबी में धकेल दिया है। हालिया वर्षों के नुकसान को उलटने और विकासशील देशों को वापस पटरी पर लाने के लिए हमें सरकारों द्वारा प्राप्त व्यय, आर्थिक स्थिरता का साथ देने और निजी क्षेत्र के निवेश के लिए अनुकूल व्यावसायिक वातावरण बनाने की जरूरत है। अगला आलेख है बच्चों की बदलती भाषा। आजकल बच्चों की भाषा से बचपना गायब है।
ऐसे ऐसे शब्दों व वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं वे ऐसे ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं जिसे सुनकर आश्चर्य होता है कि आखिर ऐसी भाषा सीख कहाँ से रहे हैं। दरअसल आजकल बच्चे जो भी कुछ सीख रहे हैं उसमें सोशल मीडिया, टीवी, कार्टून कैरेक्टर, विज्ञापन आदि की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि हम गौर करें तो पाएंगे कि अधिकतर छोटे बच्चे कार्टून कैरेक्टर की नकल करते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम बच्चों को समय दें और उनकी भाषा सही करें, साथ ही खुद भी सही शब्दों का प्रयोग करें। अगला विषय है आत्महत्या के बढ़ते मामले। बीते कुछ समय से आत्महत्या के मामलों में तेज़ी आई है। खासकर किशोरों व युवाओं के आत्महत्या का प्रतिशत बढ़ रहा है। पढ़ने लिखने व भविष्य बनाने की उम्र में जीवन से निराश हो जाना चिंताजनक है। इस समस्या के समाधान के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा। शिक्षण संस्थान, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, धर्मगुरु को आगे आना होगा और युवाओं की काउंसलिंग करनी होगी। जब सभी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तभी हम एक खुशहाल समाज का निर्माण कर पाएंगे। इसी के साथ आज का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।